एक किताब है जिसमें 3 सदियां हैं और उन्हें जीने वाला शख्स एक। नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। किताबों वाले चैनल मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शमसुर रहमान फारूकी उर्दू साहित्य जगत की एक ऐसी प्रतिष्ठित शख्सियत रहे हैं जिन्होंने आलोचना, किस्सा गोई, शायरी, दास्तान गोई इन विधाओं को न सिर्फ अपनी लेखनी से समृद्ध किया, उन्हें ऊंचा उठाया है, बल्कि अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने साहित्य को हर्फ बहर्फ जिया भी है। ये जो किताब मैं आज लेकर आई हूँ, कब्ज़े ज़मां, शमसुर रहमान फारूकी का लिखा उर्दू उपन्यास है जिसका हिंदी में अनुवाद किया है रिजवानुल हक ने। एक पल ठहर कर इसका कवर पृष्ठ आप निहार सकते हैं। मुझे इस कवर पृष्ठ से प्यार हो गया है। मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी कभी हिंदी में इस तरह के खूबसूरत और आर्टिस्टिक कवर जो पृष्ठ हैं वो मैं देखूं, और इस किताब को पाने के बाद ये ख्वाहिश पूरी हुई है। अच्छा, आप थोड़ा सा पीछे लिखा हुआ वो आप पढ़ेंगे नहीं तो मैं बता देती हूँ कवर पृष्ठ के बारे में कि ये जो चित्र है ये एक ईरानी कला का नमूना है। 19वीं सदी का ये सीन है और ये युवती एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही है, शूरांगेज बजाती एक युवती, कैनवास पर तैल रंग, ईरान, 19वीं सदी। कवर पृष्ठ बहुत कुछ कहते हैं। उपन्यासकार का जो शैली है, उनकी जो रवायत रही है लिखने की, उसका भी परिचय ये कवर पृष्ठ देता है। चलिए किताब के बारे में बताती हूँ। रिजवानुल हक ने इसका हिंदी अनुवाद नहीं बल्कि लिप्यंतरण किया है, क्योंकि हिंदी उर्दू एक जैसी भाषा है तो उन्होंने सिर्फ लिपि बदल दी है। अब अगर आपने शमसुर रहमान फारूकी को पढ़ा है लेकिन कब्ज़े ज़मां नहीं पढ़ी है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। कब्ज़े ज़मां के बारे में सुन रखा है लेकिन आपको हैरत भी है कि एक किताब में 3 सदियां और एक ही शख्स उन्हें जीने वाला, ये कैसे संभव है। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। और उर्दू साहित्य में बतौर पाठक आपका कोई दखल नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। इस किताब में, उपन्यास में, उन्होंने लेखक ने गुल मोहम्मद नामक एक व्यक्ति की कहानी ली है जो उस समय हिंदुस्तान में था जब तुगलकों का शासन था। अपनी बेटी की शादी के लिए वो दिल्ली, जो उस वक्त दिल्ली कहा जाता था, दिल्ली में रहने वाली एक तवायफ अमीर जान से कुछ पैसे उधार लेता है। बिटिया की शादी के बाद लगभग 3 वर्षों बाद जब वो वापस दिल्ली लौटता है कर्ज चुकाने, तो उसे पता चलता है कि अमीर जान की तो मृत्यु हो चुकी है। उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने की आस लिए जब वो उसके कब्र पर पहुंचता है तो देखता है कब्र ऊपर से खुली हुई है, भीतर रास्ता है। वो अंदर पांव रखता है और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। एक बड़ा सा बागीचा, रंग बिरंगे पक्षी, अमीर जान अपने महल में बैठकर आराम फरमा रही हैं, लेकिन गुल मोहम्मद को देखते ही वो उसको वहां से निकल जाने का आदेश देती हैं। मजबूरन उसे बाहर आना पड़ता है, लेकिन अब जब वो कब्र से बाहर आता है दिल्ली बदल चुकी होती है। अब वो दिल्ली है और हैरान परेशान गुल मोहम्मद इधर उधर फिरता है और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये वो दिल्ली नहीं जहां वो आया था। वो तो सन 1520 में यहाँ आया था, लेकिन ये 1750 या उसके आगे का वक्त है। बीच में ये 250 साल कैसे बीत गए? आखिर ये संभव कैसे है? ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि पाठक इस कहानी को जानने के लिए ही किताब पढ़ना शुरू करता है। लेकिन इस मुख्य कथा तक आते आते, जो कि वास्तव में दूसरे अध्याय से शुरू हुई है, किताब आपको अपने उस प्रभाव में जकड़ लेती है जो इसने पहले पृष्ठ से ही आप पर डालना शुरू कर दिया था। इस किताब का पूरा मजा, इसका असल आनंद आप तभी उठा सकेंगे जब आप सिर्फ इस एक कहानी से चिपके नहीं रहेंगे जो मैंने अभी बताई। इस बात को बैक करके फिर से सुन लीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें से ज़्यादातर लोग, इंक्लूडिंग मी जब मैं छोटी थी, हम ऐसा करते हैं। किस्सा गोई का रोमांच हमें इस कदर बांधता है कि हम जानबूझकर कुछ ब्यौरे छोड़ते जाते हैं कहानी जानने की उत्सुकता में। कब्ज़े ज़मां पढ़ते वक्त आपको कोई भी ब्यौरा छोड़ना नहीं है। इस किताब की खासियत इस बात में ज़्यादा है कि ये 2 सदियों का किस्सा कहते हुए इतनी बारीकी से उनके ब्यौरे दर्ज करती है कि आश्चर्य होता है। 2 संस्कृतियों का अंतर साफ नुमाया होता है। उस दौर की भाषा, बोली, रहन सहन, ढंग, हर एक चीज़ जो आपकी कल्पना में आ सकती है, उनके विवरण हैं, छोटे छोटे और बारीक विवरण। और जब आप इन विवरणों को गौर से पढ़ते हैं, संस्कृतियों के इस अंतर पर गौर फरमाते हैं, तो आप महसूस करते हैं जैसे किसी ने खट से टाइम मशीन का बटन दबा दिया हो और आप उस दौर में पहुंच गए हो, आप उन वक्तों में जीने लगे हो। जी हाँ, इस किताब का तिलिस्म इस कदर है।
और एक विशेष बात इस किताब की ये भी है कि लेखक जिस वक्त का किस्सा बयां कर रहे हैं उनके किरदार भी उसी वक्त की भाषा बोल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने गहरे अध्ययन और रिसर्च के बाद ये पॉसिबल हुआ होगा। और जब मैं भाषा की बात कर रही हूँ तो एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि भाषा आपके लिए समस्या बन सकती है। आपको लग सकता है कि इसे समझना आसान नहीं है बल्कि थोड़ा मुश्किल है। इसकी एक वजह है जो मैं बता देना चाहूँगी। दरअसल लेखक ने कहानी 16वीं सदी की ली है और उन्होंने गद्य भी 16वीं सदी का ही लिखा है जानबूझकर। उन्होंने वाक्यों की बुनावट यानी सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है और शब्दों का जो इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा 16वीं सदी के गद्य में किया जाता रहा होगा। और इस बात का ख्याल रिजवानुल हक ने भी लिप्यंतरण करते वक्त दिया है। उन्होंने वाक्यों को और कुछ शब्दों को भी जस का तस रहने दिया है ताकि उनका मूल रूप खराब ना हो। तो ऐसे में जब आप शुरुआत में पढ़ते हैं दूसरे अध्याय से तो आपको भाषा अटपटी लग सकती है और ऐसा लग सकता है कि मुझे कई बार वो पढ़ने की ज़रूरत महसूस हो रही है। लेकिन ये भी तो सोचिए, हम शमसुर रहमान फारूकी साहब को पढ़ रहे हैं, हमें भी तो अपना स्तर वहाँ तक रखना होगा। कब्ज़े ज़मा को आप इतिहास की 2 सदियों में फैले एक दिलचस्प किस्से के लिए पढ़ सकते हैं। उन वक्तों की संस्कृति और इतिहास से रूबरू होने के लिए पढ़ा जा सकता है। 2 संस्कृतियों के तुलनात्मक ब्यौरे के लिए भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर आप उर्दू साहित्य में आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, शेर व शायरी गज़ल से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो मुझे लगता है ये आपकी पहली किताब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे शक है कि इसमें आपको फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। तो किताब अगर पढ़ना चाहते हैं इसे ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी लिंक से ऑर्डर करेंगे तो आप मसाला चाय को भी एक सहयोग दे पाएंगे। कब्ज़े ज़मा के अलावा शमसुर रहमान फारूकी की अगर आपने कोई किताब पढ़ी है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जानना कि उनमें से कौन सी आपको बहुत पसंद आई है। उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि इस किताब को पढ़ने से पहले आपको एक अच्छा जो है कि गाइडेंस मिल गया है कि इसे कैसे पढ़ना है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरे वीडियोज़ के अनएडिटेड भी आपको वहाँ देखने को मिलते रहेंगे। अभी के लिए मैं चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और किताबें पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।